नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विश्व के संदर्भ में, बजट के संदर्भ में और आने वाली जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है सभी को ध्यान में रखते हुए इन करंट प्रश्नों को क्या किया गया, तैयार किया गया। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग जो है वो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है उन पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का कौन से स्थान पर है, यानी भारत जो है इसमें कौन से स्थान पर है। और आपके सामने ऑप्शन है 43 पे, 49 पर, 66 पर और 59। और दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है वो है 66, यानी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 66वां है। दोस्तों एक चीज और याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास जो सूचकांक है, इस मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कितना है, तो हम कहते हैं 131, यानी 131वें स्थान पर जो है वो भारत है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है वो 3 श्रेणियों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, यानी 3 तथ्यों को आधार लेकर जो है वो मानव विकास सूचकांक क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और ये जो 3 है उनमें है साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और जो शिक्षा है। इन तीनों को आधार लेकर जो है वो मानव विकास सूचकांक क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है वो यूएनडीपी जो है वो क्या करती है, जारी करती है। और इस मानव विकास सूचकांक में विश्व के जो अग्रणी देश जो है वो कौन सा है, हम बोलते हैं नॉर्वे। कौन सा है, नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे जो है उसका मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जीवन प्रत्याशा, वहाँ में शिक्षा और वहाँ की जो साक्षरता है वो विश्व में अग्रणी है। इसलिए मानव विकास सूचकांक जो है इसमें विश्व का जो पहला देश है वो स्कैंडिनेविया कंट्री का नॉर्वे है। और उसी के बाद में हम कहते हैं भारत का जो स्थान है वो 131वां है। दोस्तों शांति जो सूचकांक है, इस शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो हम कहते हैं शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 135वां है। शांति सूचकांक जो है, इस शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 135वां है। और दोस्तों एक और हमें जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि खुशहाली इंडेक्स जो है, हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली जो सूचकांक है, इस खुशहाली सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 139 है। दोस्तों हमें एक जो याद और रखना है वो ये याद रखना है कि वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा, क्योंकि लेटेस्ट जो तथ्य हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 101वां है। वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है उसमें 101वां। तो हमने जो है ये बात की है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। हमने बात की है मानव विकास सूचकांक 131वीं है। यूएनडीपी जारी करता है, 3 आधार हैं, एक साक्षरता है, जीवन प्रत्याशा है और शिक्षा। हमने बात की है कि शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 135वां है। और खुशहाली सूचकांक यानी खुशहाली इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 139वां है। और वैश्विक भुखमरी में भारत का जो स्थान है वो 101वां है। कौन सा है, 101वां है। अगर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देखें उसमें 142वां, प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 142वां। तो ये जो सूचकांक है महत्वपूर्ण है। ज्यादातर हम अगर बात करें तो हमें जो है सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता रखनी है वो मानव विकास सूचकांक, दूसरे नंबर पर जो हमें याद रखनी है वो वैश्विक भुखमरी सूचकांक,
और तीसरे नंबर पर मैं याद रखना, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में जो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 66वां है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करते हैं। किस देश की सरकार ने 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? यानी दोस्तों विश्व की पहली ऐसी कौन सी सरकार है जो पेपरलेस बनी है? और आपके सामने ऑप्शन है कनाडा, चीन, यूएसए और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यानी यूएसए का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो यूएई है वो संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों अगर मैं इसका सही ऑप्शन बताऊं तो वो कौन सी है, यूएई है। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो विश्व की पहली सरकार बनी है जो पेपरलेस सरकार बनी है। दोस्तों अभी हमारे भारत में निर्मला सीतारमण जो हैं, जो वित्त मंत्री है, जिन्होंने अपना चौथा बजट पेश किया 2022 में, उनका जो पहला बजट, इससे पहले वाला जो बजट था 2021वां आर्थिक बजट, वो भारत का पहला जो था वो डिजिटल बजट के रूप में क्या किया जाता है, माना जाता था। यानी डिजिटल आर्थिक जो बजट है वो पेश किया था, पेपरलेस जो बजट था वो पेश किया था। अगर विश्व की बात करें किस सरकार ने, तो यूएई की सरकार ने जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की जो सरकार है उसने क्या किया, पेपरलेस बजट जो है वो क्या किया, पेश किया है, पेपरलेस सरकार बन गई। दोस्तों आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो है वो कागज, विश्व में सर्वाधिक कागज का उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक कागज का उत्पादन जो है वो कनाडा करता है। और कनाडा का उत्तरी जो भाग है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, हम कहते हैं शीतोष्ण शीत कटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाता है, वहां पर विश्व में सर्वाधिक जो है वो लकड़ी काटी जाती है। लग्जमबर्ग जो है लकड़ी काटने वाले होते हैं और उस लकड़ी से क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। यानी विश्व में सर्वाधिक कागज का निर्माण जो है वो कौन सा देश करता है, वो करता है कनाडा। जबकि कागज का सर्वाधिक उपयोग, कागज का विश्व में सर्वाधिक कागज का जो उपयोग है वो कौन सा देश करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। दोस्तों चीन जो है इसमें सर्वप्रथम कागज का क्या किया, निर्माण किया। कागज का निर्माण किया। दोस्तों एक बार वापिस बताता हूं कि पहली 100% पेपरलेस सरकार कौन सी बनी, यूएई की बनी। विश्व में सबसे पहले जो कागज है वो कहां पे निर्मित किया, तो हम कहते हैं चीन में किया। विश्व में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन कौन करता है, हम कहते हैं कनाडा करता है। और हम कहते हैं कागज का प्रयोग कौन करता है, यूएसए करता है। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं कि यूएस व कनाडा के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राकृतिक सीमा बनाता। दोस्तों यहाँ पे एक झील भी है जिसे बोलते हैं वृहत झील। और वृहत झील जो है, वृहत झील में 5 झीलों को शामिल करते हैं और उन 5 में से 4 झीलें जो है वो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राकृतिक सीमा बनाता है। और उन झीलों में जो महत्वपूर्ण रूप से है वो आपको याद रखना, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दूसरी जो झील है वो हुरन, हुरन के बाद में मिशिगन और मिशिगन के बाद में ओंटारियो जो झील है वो क्या करती है, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है वो प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में बजट 2022 की घोषणा में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफर करने पर कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा, यानी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफर करने में कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक समृद्धि के लिए जो टैक्स है वो कर प्रत्यारोपित जो है वो किए गए। तो 30%,
दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा है 10% और चौथा है 32%। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, हम कहेंगे 30%। यानी ट्रांसफर जो है वर्चुअल डिजिटल संपत्ति का जब ट्रांसफर करेंगे तो हमें जो है वो 30% जो है वो क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों आप सबको पता है कोरोना महामारी के कारण जो है वो विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश हैं वो सब जो है वो आर्थिक गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत जो है इन विकासशील देशों में सबसे अधिक जो है विकास दर रखने वाला है और इसलिए भारत को कर जो है वो प्राप्त करना होगा और इसलिए टैक्स जो है वो लगा है, किस पे लगाया गया, वर्चुअल डिजिटल संपत्ति पर लगा। दोस्तों अगर एक बात बताऊं कि भारत की जो आर्थिक बजट है, इस आर्थिक बजट में जो पैसे आएंगे वो कर से आएंगे, सबसे ज़्यादा जो है वो कर से आएंगे और हम कहते हैं लगभग 30 पैसे जो हैं वो कर से हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस संपत्ति वर्चुअल डिजिटल संपत्ति जो है उसमें कितना प्रतिशत कर देना पड़ेगा, तो हम कहते हैं 30% जो है वो क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न करते हैं हम दोस्तों वह PME विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक विस्तृत किया गया है। दोस्तों 1 क्लास का अर्थ है 1 क्लास के लिए 1, तो पहले स्कूली शिक्षा में मुख्य रूप से हम 12 क्लास मानते थे और उस समय जो है वो प्रोग्राम भी कितने थे, टीवी चैनल के 12 प्रोग्राम थे। लेकिन वर्तमान में जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को देखते हुए इनकी संख्या है बढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से हमारी जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा क्या है, पिछड़ी है। तो आपके सामने ऑप्शन है 100, 150, 50 और 200। इसका सही उत्तर जो होगा वो कितना होगा, 100। कितना होगा, 100 जो है वो चैनल जो है टीवी चैनलों का विस्तार किया जाए। दोस्तों 100 जो चैनल है, नहीं 100 नहीं दोस्तों, इसमें जो है वो 200 जो चैनल है वो क्या किए जाएंगे, प्रसारित किए जाएंगे। 100 जो है वो विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो है, इन 100 यूनिवर्सिटीज से जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चैनल है ये क्या करना पड़ेगा, यानी विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो है, यानी संपूर्ण विश्व की, भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो है उनके माध्यम से हमें जो वो टीवी चैनलों की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। और टीवी चैनल कितने हैं, 200 टीवी चैनलों का क्या क्या विस्तार किया, ताकि कोरोना महामारी जैसी अगर कोई महामारी और भी आए तो हमारे भारत में शिक्षा जो है वो किसी हालत में नहीं रुके, घर बैठे डिजिटल टीवी के माध्यम से हम क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है ऑनलाइन कक्षा के क्षेत्र में और उसी का प्रतिफल है कि आज जो है हम ऑनलाइन एजुकेशन की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, नवीन बजट 2022 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। और अगर हम बात करें, यानी स्किल का अर्थ है कि आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करना है और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया है, तो इसमें कौन सा लॉन्च है, पहला ऑप्शन है डिजिटल देश ई पोर्टल, ग्रोथ ओरिएंटल बजट, PM गति शक्ति, PM पूर्वोत्तर विकास। तो दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है वो है डिजिटल देश ई पोर्टल। यानी ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से हम नवीन टेक्नोलॉजियों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, नवीन टेक्नोलॉजियों को सीखेंगे और इसका जो उद्देश्य है वो स्किल डेवलपमेंट यानी मानव का विकास करना है और मानव जो है वो नवीन जो टीवी चैनल है, नवीन जो एजुकेशन है, ई चैनल जो है उनके माध्यम से क्या करेगा, विकास करेगा। दोस्तों ग्रोथ ओरिएंटल बजट है, ये इस बार बजट जो है उसकी थीम थी, यानी निर्मला सीतारमन ने जो चौथा बजट पेश किया है इसकी जो थीम थी वो क्या थी, ग्रोथ ओरिएंटल बजट। दोस्तों इस बजट में जो मुख्य प्रावधान के, यानी जो इस बजट का मुख्य फोकस था वो PM गति शक्ति था और PM गति शक्ति का अर्थ ये है दोस्तों कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी भारत का जो मूलभूत ढांचा है, इस मूलभूत ढांचे को हमें क्या करना है, विकास करना है। हम कहते हैं किसी भी देश के विकास के लिए जो सड़क मार्ग है, जो परिवहन मार्ग है वो सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मनुष्य में जो शरीर है यानी जो बॉडी है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारी मांसपेशियां, हमारी धमनियां जो है वो कार्य करती है, उसी प्रकार से किसी भी देश के विकास के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो किससे बढ़ती है, तो हम कहते हैं मूलभूत रूप से सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन,
ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो है जितना ज्यादा बढ़ेगा वो देश उतना ही ज्यादा क्या होगा, विकास होगा। और उसी का प्रतिफल पीएम शक्ति, पीएम जो है वो गति शक्ति क्या की गया नाम रखे। दूसरा, हमारे भारत का जो आर्थिक बजट है उसमें पूर्वोत्तर जो राज्य है, यानी जो पूर्वोत्तर जो राज्य है भारत के, 7 सिस्टर वाला जो बेल्ट है उनका विकास करना। और जैसे विकास होगा भारत जो है वो आर्थिक रूप से क्या होगा, मजबूत होगा। तो दोस्तों ये जो है ये विकास की थीम है, आर्थिक बजट की थीम के अंदर क्या क्या है शामिल किया गया। और बजट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटल बजट के रूप में पेश किया गया है। और नवीन बजट 2022 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल, तो हम कहते हैं डिजिटल देश ई पोर्टल के रूप में क्या किया गया, नामांकित किया गया। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वनडे क्रिकेट के इतिहास में कौन सी टीम 1000 वनडे खेलने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली है, पहली टीम बनने वाली। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि इस बार जो है 1000 वनडे जो है, यानी अभी तक 1000 वनडे किसी भी टीम ने नहीं खेले, पहली बार जो है 1000 वनडे खेलने वाली टीम कौन होगी। तो हमारे सामने ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है पाकिस्तान। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, भारत। भारत जो है वो विश्व की प्रथम टीम होगी जो क्या करेगी, 1000 जो है क्रिकेट मैच जो है वो खेलेगी, और वो भी कौन सा, वनडे क्रिकेट मैच। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारत अभी जो है, भारत के कप्तान विराट कोहली ने अपना जो है कप्तानी से त्यागपत्र दे दिया। तो दोस्तों भारत जो है इसके वर्तमान जो कप्तान है वो रोहित शर्मा है। और आप सबको पता है कि 1983 में भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज को हराकर पहला विश्व कप जो है वो भारत को दिलाया था। और उसके बाद में हम बात करते हैं 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने जो है ये विश्व कप भारत को दिला, यानी अभी तक भारत ने 2 विश्व कप जो है वो जीते हैं। और आप सबको पता है दोस्तों कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पहला विश्व कप T20 जो है वो भारत ने क्या किया है, जीता है। और आप सबको पता है कि भारत ने ये पहला T20 जो वर्ल्ड कप है ये कब जीता है, तो हम कहते हैं 2007 में। कब जीता है, 2007 में ये T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता है, और वो भी किसके नेतृत्व में, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। अब दोस्तों इंग्लैंड जो है इसने T20 कौन सा जीता है, अभी T20 जो हुआ था 2019 T20 2019 जो है वो इंग्लैंड टीम ने क्या किया है, जीता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जीता है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जीता है, जबकि T20 जो है वो 2010 में जीता है। तो इंग्लैंड ने एक T20 2010 में, आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो 2019 में क्या किया है, जीता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है उसने T20 2021 जीता, और दोनों ने ही, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को क्या किया है, पराजित किया। और पाकिस्तान जो है दोस्तों, इस पाकिस्तान ने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता है, जबकि 1992 में इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप क्या क्या है, जीता था। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये हमें क्या करनी है, याद रखनी है। मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो 1000 वनडे मैच खेलने वाली जो टीम है वो कौन सी है, भारत की है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को किस नाम का बजट पेश किया। अभी हमने बात की थी कि निर्मला सीतारमण जो भारत की केंद्रीय आर्थिक मंत्री है, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री जिसे हम कहते हैं वो है, और उन्होंने चौथा जो वित्त बजट है वो क्या किया, पेश किया। और अब तक का जो बजट है दोस्तों उसमें सबसे कम समय में ये जो बजट है ये क्या किया गया, पेश किया गया। और इस बजट का क्या नाम है, पहला ऑप्शन जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, प्रोडक्टिविटी बजट, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। यानी 2022 का जो आर्थिक बजट है वो किस थीम से पेश किया गया, तो हम कहते हैं ग्रोथ
ओरिएंटेड बजट। और आपके सामने जो थीम है आपके सामने दिख रही है, निर्मला सीतारमण जो है वो डिजिटल बोर्ड के साथ यानी डिजिटल वित्त बजट के साथ जो है उपस्थित है, और उन्होंने इस बार के जो बजट की जो थीम है वो क्या रखी है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के रूप में रखी है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में होंडुरास की महिला राष्ट्रपति कौन बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने ये जो राष्ट्रपति है वो दिखाई दे रही है, और आपके सामने जो ऑप्शन है शियोमारा कास्त्रो, क्रिस्टिना लेगार्ड, निर्मला सीतारमण और किरण मजूमदार। तो दोस्तों अगर साहसिक रूप से देखें तो ये दोनों जो है ये भारत की है। कहाँ की है, भारत की। तो ऑप्शन दोनों के दोनों जो हैं वो कट हो जाते हैं। दोस्तों महिला है, और आपको पता है फोर्ब्स मैगजीन की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की निर्मला सीतारमण जो है, जो भारत की मुख्य वित्त मंत्री जो है वो 37वें स्थान पर रही है। टॉप 100 में भारत की निर्मला सीतारमण और किरण मजूमदार का नाम क्या किया जाता है, गिना जाता है। जबकि क्रिस्टिना लेगार्ड जो है वो हम कहते हैं पहले IMF यानी विश्व बैंक जो है उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर रही है, और अब जो है हम कहते हैं वर्तमान में ये जो है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख है। कहाँ की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की क्या है, प्रमुख है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो शियोमारा कास्त्रो जो है वो कहाँ की होगी, होंडुरास की जो है वो प्रथम महिला राष्ट्रपति होगी। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, शियोमारा कास्त्रो जो है। और होंडुरास जो है दोस्तों वो आप सबको पता है मध्य अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, इन दोनों को जोड़ने वाले जो छोटे छोटे देश हैं उन्हें मध्य अमेरिका कहा जाता है। और मध्य अमेरिका का जो सबसे महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है वो कौन सा, होंडुरास गिना जाता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी उस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।